नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी से चर्चा करूंगा MSWL 014 यानी ब्लॉक प्लेसमेंट जनरल। इसको हिंदी में भी दोस्तों क्षेत्र कार्य जनरल भी कहते हैं। आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि ब्लॉक प्लेसमेंट जनरल कैसे बनाते हैं। यदि आप MSW कर रहे हैं तो एक वर्ष में दोस्तों 2 जनरल बनाने होते हैं और MSW सेकेंड ईयर में भी आप जब जाओगे तो वहाँ पर भी आपको 2 जनरल बनाने होंगे। आज मैं आप लोगों से दोस्तों MSW फर्स्ट ईयर के जनरल के बारे में चर्चा करूँगा। टॉपिक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्षेत्र कार्य जनरल यानी ब्लॉक प्लेसमेंट जनरल के बारे में बता रहा हूँ, तो कॉपी पेन साथ में रखिए और मेरे द्वारा जो भी चीज़ें बोली जा रही है आप उसे नोट डाउन भी करते चलिए। दोस्तों, जैसे ही आप अपनी बुक ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा और लिखा रहेगा वहाँ पर दोस्तों कि छात्र की प्रोफाइल यानी उसकी रूपरेखा क्या है। सबसे पहले आप विद्यार्थी का नाम यानी अपना नाम लिखेंगे, आपका जो नाम होगा। उसके बाद अपना पता लिखेंगे। यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने स्टडी सेंटर का एड्रेस डाल देते हैं। तो दोस्तों, ये स्टडी सेंटर का एड्रेस नहीं लिखना है। यहाँ पर विद्यार्थी का जो एड्रेस होगा उसे मेंशन किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूरभाष यानी अपना आप यहाँ पर फ़ोन नंबर ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास मेल आईडी है तो अपनी मेल आईडी भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। और उसके बाद दोस्तों नामांकन संख्या का मतलब है अनुक्रमांक नंबर या रोल नंबर आप यहाँ पर दोस्तों मेंशन करेंगे जो आपका MSW का है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर दोस्तों अध्ययन केंद्र मतलब यहाँ पर है स्टडी सेंटर। आप यहाँ पर स्टडी सेंटर के एड्रेस नहीं लिखेंगे, बहुत बच्चे एड्रेस लिख देते हैं स्टडी सेंटर का। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ स्टडी सेंटर का कोड लिखना है, ठीक है, जो आपका कोड होगा। उसके बाद दोस्तों क्षेत्रीय केंद्र यानी रीजनल सेंटर के बारे में यहाँ पर आप लिखेंगे, आपका कौन सा रीजनल सेंटर है। उसके बाद दोस्तों अपना आप हस्ताक्षर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने दूसरा इंटरफेस आता है यहाँ पर पर्यवेक्षक का प्रोफाइल। यहाँ पर ध्यान देना, जो सुपरवाइज़र आपको मिला है उस सुपरवाइज़र का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। अब ये मत करना कि BSW का पर्यवेक्षक, अगर बहुत सारे बच्चे BSW करके MSW में जा रहे हैं तो ये नहीं करना है कि जो BSW के पर्यवेक्षक थे उनका नाम यहाँ पर लिखना है, उनके बारे में पूरी डिटेल लिखनी है। नहीं, आपको एक नया पर्यवेक्षक मिला है स्टडी सेंटर से, आप उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। जैसे क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक का नाम लिखना होगा, कौन है आपके सुपरवाइज़र और उनका पता क्या है, व्यक्तिगत रूप से हो या कार्यालय का, ठीक है। देन उसके बाद आप दोस्तों उस पर्यवेक्षक के कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर, यानी आप ये समझिए कि दोस्तों अगर उनका निवास है तो आप अगर निवास के बारे में भी जानते हैं तो यहाँ पर बीच में मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद उनकी मेल आईडी है तो मेल आईडी यहाँ पर मेंशन करेंगे और उनका पद क्या है, कौन से व्यवसाय कर रहे हैं आपके स्टडी में, तो आप यहाँ पर उसे मेंशन करेंगे। उसके बाद दोस्तों विश्वविद्यालय का नाम जहाँ से वो इन्होंने MSW किया है सुपरवाइज़र आपके, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखते चलेंगे आप। विशेषज्ञता के क्षेत्र उनकी क्या है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद शिक्षण और व्यावसायिक अनुभव कितना है ये भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जो तिथि थी उसके बारे में भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे दोस्तों। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, पर्यवेक्षक के यानी क्षेत्र कार्य जो पर्यवेक्षक हैं उनके हस्ताक्षर आप यहाँ पर लेंगे और क्षेत्र कार्य या जो स्टडी सेंटर है आपका उस स्टडी सेंटर के यहाँ पर सील लगेगी यानी मोहर, और मोहर के साथ वहाँ के जो हेड होंगे या कोऑर्डिनेटर होंगे उनके यहाँ पर हस्ताक्षर भी होंगे, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, तो उसके बाद आपको क्या मिलता है, ध्यान से सुनना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉक्स में लिखा है, यहाँ पर बॉक्स बना है और इस बॉक्स में दोस्तों MSW 13 का प्रथम वर्ष में जो किया गया क्षेत्र कार्य है उसका प्रमाण पत्र मिलेगा आपको। जो आपने 45 डेज आपने वर्किंग किया है उस 45 डेज NGO से आपको एक लेटर मिलेगा। उस लेटर को आप फोटोकॉपी कराएंगे
और फोटोकॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ओरिजिनल बिल्कुल ना करेंगे, ये चीज़ें भी ध्यान रखना। आप यहाँ पर फोटोकॉपी ही पेस्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर भी दोस्तों आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए MSWL 014 है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रथम वर्ष में जो आप किए हैं ब्लॉक प्लेसमेंट उसका प्रमाण पत्र। तो दोस्तों आपको मैंने बताया है कि MSW फर्स्ट ईयर में आपको 2 जनरल करने पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर में जैसे ही 2 जनरल करेंगे तो आप 2 NGO के साथ करेंगे। ध्यान देना दोस्तों, एक NGO के साथ जो करेंगे उसका आपको एक लेटर मिलेगा, तो आप वो हो गया है दोस्तों आपका 13 नंबर का, यानी यहाँ पर हो गया। आप 13 पर यहाँ पर इसका लेटर चिपकाएंगे, पेस्ट करेंगे। देन उसके बाद दोस्तों जो 14 है, जो दूसरा कर रहे हो आप, वो भी आप 30 डेज़ का करोगे, और उस 30 डेज़ का आपको जो लेटर मिलेगा उस NGO से, आप उसको यहाँ पर पेस्ट करोगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसी बुक में दोनों जो ब्लॉक प्लेसमेंट जनरल हैं, जो लेटर मिलेगा आपका प्रमाण पत्र, इसी बुक पर ही आपको पेस्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए लौंग पत्र लिखा हुआ है। लौंग पत्र का मतलब ये है दोस्तों, आप सबसे पहले संगठन का नाम लिखेंगे, किस संगठन में यानी किस NGO में, यहाँ पर NGO का नाम होगा, ठीक है। आप कोई NGO मान लीजिए, आपने किसी भी एक NGO का आप कर रहे हो, तो उस NGO का आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका पता आप यहाँ पर लिखेंगे। देन आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए क्रम संख्या आपको मिलेगा 30। लास्ट तक हम चलते हैं तो आपको दोस्तों टोटल 30 मिला। 30 आपको मिल गया क्रम संख्या, और आपको मुख्य गतिविधि, अभी मैं आप लोगों से गतिविधियों के बारे में चर्चा करूंगा, कौन कौन सी गतिविधियां, कौन कौन सी क्रियाकलाप होंगी। तो ये टोटल जो जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी आपके उद्देश्य होंगे, गोल होंगे, आप यहाँ पर मुख्य गतिविधियों के रूप में 30 आप लिखोगे। कैसे लिखोगे मैं अभी आप लोगों से चर्चा करूँगा। देन दोस्तों आप यहाँ पर तिथि लिखोगे, यानी डेट। याद रखना कि बहुत सारे बच्चे सैटरडे संडे भी इसमें मेंशन कर देते हैं, तो याद रखना दोस्तों, जो मुख्य गतिविधि जितने तारीख को आपने किया है, जितनी डेट को आपने किया है, उसी डेट को आप यहाँ पर मेंशन करोगे। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को मुख्य गतिविधि और तिथि के बारे में समझ आ गया होगा। उसके बाद विद्यार्थी के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे 30, और उसके बाद आप इस जो कोई एजेंसी के पर्यवेक्षक हैं उनके हस्ताक्षर होंगे। अब ध्यान देना दोस्तों, मैंने बोला है एजेंसी, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो क्षेत्र कार्य जो पर्यवेक्षक होते हैं उनसे करवाते हैं। वो क्षेत्र कार्य नहीं, ये एजेंसी के पर्यवेक्षक के बारे में बात किया जा रहा है, जहाँ पर आप 30 दिन काम कर रहे हो, उनके हस्ताक्षर जो मिलेंगे, जो आपके पर्यवेक्षक थे, ठीक है, वहाँ पर एजेंसी में, तो उनके यहाँ पर 30 हस्ताक्षर होंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आता है दोस्तों हमारे सामने ये ब्लॉक प्लेसमेंट के बारे में। अब यहाँ पर करना क्या होता है, आपको दोस्तों एक NGO के बारे में पूरी एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। क्या क्या रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को हेडिंग बता दे रहा हूँ, आप लोग उसे साथ ही साथ मेंशन भी करते चलिए। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले संस्था के एक रूपरेखा तैयार करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ एजेंसी की प्रोफाइल के बारे में, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली हेडिंग इसके अंतर्गत लिखोगे संस्थान का नाम, नोट डाउन करते चलिए। आप यहाँ संस्थान के नाम को आगे मेंशन करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग को क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइए या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। आप लोगों को इसका बना बनाया PDF भी प्रोवाइड हो जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों आपको पता लिखना होगा, फिर उसके बाद आपको उद्देश्य लिखना होगा, मैं हेडिंग बताते चल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको संस्थानिक उद्देश्य लिखना होगा। देन उसके बाद आपको लिखना होगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसके बारे में, और फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बारे में उसके बाद लिखने के बाद आपको मंडल के सदस्य लिखने होंगे। दोस्तों मंडल के सदस्य मान लीजिए कुल टोटल 8 हैं या 10 हैं, उसमें कौन से प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या क्या उनका रोल है, पद के साथ उनका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आप लिखेंगे मंडल के सदस्य के बाद कार्य के प्रकार। अब इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कार्य के प्रकार में आप जैसे पहली पॉइंट लिखेंगे, ये जो NGO है वो बच्चों से संबंधित काम करती है,
दूसरा महिला सशक्तिकरण पर काम करती है। तीसरा आप लिख सकते हैं दिव्यांग बच्चों पर काम करती है। चौथा लिख सकते हैं दोस्तों ये अधिनियम से काम करती है, यानी एक्ट से रिलेटेड भी काम करती है एनजीओ। चौथा आप लिख सकते हैं दोस्तों स्वच्छ अभियान पे भी ये काम करती है। पांचवा आप लिख सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिए जागरूकता से भी काम करती है। तो इस तरीके से दोस्तों एटसेट्रा इत्यादि बहुत सारे ऐसे वर्क हैं। हर एक एनजीओ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आप उन एनजीओ के बारे में कम से कम जो कार्य के प्रकार होगा दोस्तों 5 से 7 मेंशन अवश्य करना, क्योंकि हर एक एनजीओ 5 से 7 से प्लस कार्य करती है। ये चीज़ें भी ध्यान रखना, तभी आपका क्षेत्र कार्य जनरल सही तरीके से पूर्ण माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, कार्य के प्रकार के बाद आपको लिखना है दोस्तों सेवार्थियों की संख्या। अब ध्यान से सुनो, सेवार्थियों की संख्या कितनी है इस समय प्रेजेंट, और आप लिखेंगे दोस्तों लाभान्वित संख्या भी कह सकते हो आप। और लाभान्वित संख्या का मतलब ये है कि कितने लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। आप पूछोगे एनजीओ से, या जब आप विजिट करोगे उस एनजीओ को, तो वहाँ पर आप पूछोगे तो बताएंगे वो लाभार्थियों की संख्या 1000 है या 50 है या 100 लोग हैं इसके फ़ायदा उठा चुके हैं। जागरूकता से फ़ायदा, मान लीजिए आपने पेंशन बनवा दिया, आपने बस का पास बनवा दिया, आपने रेलवे का पास बनवा दिया, एट्सेट्रा बहुत सारे आपने एक्टिविटीज़ कर दी है, या उस एनजीओ में ये सारा चीज़ किया गया है, तो उन लोगों का इतने स्टूडेंट, इतने विद्यार्थियों को उनके पास, इतने व्यक्तियों या इतने सेवार्थियों के पास उनके पास रिकॉर्ड होता है, डाटा होता है। तो आप पूछोगे तो बता देंगे कि लाभार्थियों की जो संख्या रही वो 600 है, 7 है या 1000 में है। ठीक है, देन उसके बाद आप लिखोगे दोस्तों कार्य का भौगोलिक क्षेत्र। कार्य का भौगोलिक क्षेत्र यानी वो कहाँ पर है। उसके बाद आप लिखोगे दोस्तों संस्था पंजीकृत है या नहीं है। यदि संस्था पंजीकृत है तो आप यस करोगे, और यस करने के बाद नीचे उसका पंजीकृत संख्या भी मेंशन करोगे। ये चीज़ें याद रखना दोस्तों आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखिए दोस्तों संगठन की संरचनात्मक। संगठन की संरचनात्मक लिखने के बाद उसमें क्या है कि ये एक सरल रेखा चित्र खींचा जा सकता है। इसमें जब मैं बात कर रहा हूँ संगठनात्मक रचनाकार में, तो एक रेखा चित्र खींच सकते हो। यहाँ पर किस तरीके से आप हेडिंग लिख लीजिए स्टाफ के सदस्यों की संख्या, और स्टाफ के सदस्यों की संख्या लिखने के बाद आप सबसे पहले स्तर लिखिए, उसके बाद संख्या लिखिए, उसके बाद आप लिखिए योग्यता, और देन उसके बाद लिखिए पद। अब दोस्तों स्तर क्या होगा, व्यावसायिक स्टाफ है, कितनी संख्या है, मान लीजिए 3 है। योग्यता क्या है, मान लीजिए कोई पीजी है, कोई ग्रेजुएट है, कोई 10+2 है। पद क्या है, मान लीजिए किसी के पास व्यावसायिक होगा, कोई व्यावसायिक का डिपार्टमेंट देख रहा है, उसका कार्य कर रहा है, कोई सामाजिक कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे पद के साथ। यदि दोस्तों आप लोगों को कोई डाउट है या कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप स्टाफ के सदस्यों या संख्या के बाद लिखने के बाद आप लिखोगे संगठन का इतिहास। संगठन के इतिहास में दोस्तों आपको क्या करना है कि उसकी पूरी हिस्ट्री लिखनी है। मान लीजिए जो एनजीओ है वो एनजीओ कब ओपन हुई, इसकी नींव कब पड़ी। ये दोस्तों सबसे पहले महिलाओं या किशोरों या किशोरियों पर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी किस तरीके से दे रहा था, उस समय कितने बच्चे थे, वो कितना शिक्षा केंद्र से रिलेटेड रहा, कितना वो अपनी उस एरिया में वहाँ पर सर्वे के माध्यम से देखा कि स्लम एरिया में कितने बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारा उसका हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरा कहने का मतलब है कि गतिविधियों की संख्या में वृद्धि या गिरावट जिन क्षेत्रों में हुई है वे सेवाएं दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही है, उसमें बढ़ोतरी या कमी या समय के साथ साथ स्टाफ की जो संख्या है उसमें परिवर्तन आदि का जो ब्यौरा होगा वो संगठन के इतिहास में ही मेंशन किया जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद आप लिख सकते हैं वित्त पोषण के स्रोत, इसके जो फंड वगैरह है वो कहाँ से आ रहे हैं। मान लीजिए विदेशी फंड आते हैं कि नहीं आते, यदि आते हैं तो आप लिखोगे अब विदेशी स्रोत आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। इसके अंतर्गत दोस्तों एनजीओ हो या या सरकारी संगठन हो या एनजीओ हो, गैर सरकारी संगठन हो, ये दोनों से कितने फंड आ रहे हैं, निजी रूप से आ रहे हैं या व्यक्तिगत प्रदाता। निजी जो होता है व्यक्तिगत प्रदाता के रूप में आता है। फिर उसके बाद दोस्तों वित्त जो विदेशी स्रोत हैं उसी के अंतर्गत दोस्तों विदेशी स्रोत आते हैं और देशी स्रोत भी होते हैं, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आता है, कहाँ से आता है फंड, कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, ये सारी ब्यौरा आप दोस्तों वित्त पोषण स्रोत के हेडिंग में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट लिख सकते हैं दोस्तों
आधारभूत भूत ढांचा। आधारभूत ढांचा का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले दोस्तों भवन लिखेंगे, कितना उस एनजीओ में, उस भवन के बारे में कि कितने एरिया में या कितने गज में वो एनजीओ है, उसमें कितने रूम हैं, उसमें कितने रसोई घर हैं, कितने वॉशरूम हैं, ये सारी डिटेल भवन के अंतर्गत आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों आप लिखेंगे भवन के बाद नेक्स्ट हेडिंग परिवहन। परिवहन, उस एनजीओ में कितने परिवहन हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी बसें हैं। मान लीजिए वो एनजीओ स्कूल पे काम कर रही है तो स्कूल में तो बसें ज़रूर होती हैं, तो आप लोग लिखोगे दोस्तों कि आपके पास वहाँ पर देखा तो आपने कितनी बसें हैं, आप पूछोगे भी, ठीक है। आप वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर होगा या जो आपके सुपर वहाँ पे एजेंसी के जो पर्यवेक्षक होंगे, आप उनसे पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे दोस्तों, वो सारी डिटेल आपको बताएंगे, ठीक है। भवन के बारे में आप पूछोगे तो बताएंगे, और संचार के बारे में पूछोगे तो बताएंगे, परिवहन के बारे में भी पूछेंगे तो बताएंगे। परिवहन के बाद आप दोस्तों लिखेंगे संचार। संचार में क्या होगा, जैसे फ़ोन कितने हैं, इंटरनेट की किस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है, हर बच्चों को इंटरनेट या कंप्यूटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से आप संचार के बारे में लिखेंगे। देन उसके बाद दोस्तों द्रव्य व श्रव्य उपकरण के बारे में लिखेंगे, या प्रोजेक्टर वहाँ पे उपलब्ध हैं कि नहीं, वीडियो प्लेयर उपलब्ध हैं कि नहीं, रेडियो आदि उपलब्ध हैं कि नहीं, जो बच्चे सुनते नहीं उनके लिए श्रवण से रिलेटेड मशीनें उपलब्ध हैं कि नहीं। ये सारी डिटेल आप दोस्तों श्रव्य व दृश्य उपकरणों के अंतर्गत भी रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यदि कोई संस्था से संबंधित, अन्य संस्था से संबंधित कोई संबंध रख रहा है, अन्य कल्याणकारी संस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक एनजीओ है, वो एनजीओ किसी और भी एनजीओ से क्या कर रही है, संबंध रख रही है, ठीक है, उसका सहयोग या समन्वय या कोऑर्डिनेशन उस एनजीओ के साथ है तो उसको मेंशन करेंगे आप, ठीक है। यदि सरकारी विभाग के साथ संबंध रख रही है तो सरकारी विभाग के बारे में आप लिखेंगे वहाँ पर किस तरीके से। फिर यदि पंचायत, देखो पंचायत तो होगा दोस्तों गांव में, जो दिल्ली से अलग स्टेट के लोग अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वहाँ पर दोस्तों कुछ जगह पे एमसीडी नहीं होती है, तो जहाँ एमसीडी नहीं होता है दोस्तों वहाँ पंचायत राज्य होता है, जहाँ पंचायत राज्य नहीं होता वहाँ एमसीडी होता है। जैसे दिल्ली में एमसीडी के बारे वाले बच्चे लिखेंगे, ठीक है, एमसीडी के बारे में, पंचायती राज्य के बारे में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों उसके बाद समुदाय आधारित संगठन यानी सीबीओ, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध रख रही है कि नहीं रख रही है, उसके बारे में लिखेंगे। अन्य संगठन जैसे धार्मिक संगठन भी होते हैं, जो धार्मिक संगठन लोगों से, वो एनजीओ धार्मिक लोगों से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ठीक है, ये चीज़ें मेंशन करेंगे। उसमें उस एनजीओ के अंदर नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए आप आंतरिक समस्या, उस एनजीओ के अंदर क्या आपके अंदर समस्याएं आ रही हैं, वित्त से संबंधित है या उसके आधारभूत ढांचे से संबंधित है या स्टाफ से रिलेटेड है, ये आंतरिक समस्या हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप लिखिए बाह्य समस्याएं। बाह्य समस्याएं के अंतर्गत दोस्तों क्या हो गया कि इसके अंतर्गत समस्याएं जो हैं वो लक्षित जनसंख्या से संबंधित हो सकती हैं। उदाहरण तौर पर आप ये समझने की कोशिश करिए दोस्तों, समुदाय की ओर से सहयोग की कमी या नेतृत्व की ओर जो प्रतिकूल जो रुख है वो किस तरीके से, जो बाहरी समस्याएं हैं या संस्था के जो सरकारी विभाग हैं वो, या गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ या पंचायती राज्य संस्थानों आदि से साथ जो संबंध से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो बाहरी समस्याएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो आप बाहरी समस्याओं में क्या क्या लिखोगे, एनजीओ, सरकारी विभाग, गैर सरकारी विभाग और पंचायती राज्य और दिल्ली वाले एमसीडी से रिलेटेड, ठीक है, ये सारी बाहरी समस्याएं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आप भविष्य की योजना यहाँ पे बना सकते हैं। भविष्य की योजना के बारे मतलब ये है कि संस्था की योजना क्या है, भविष्य में क्या करना चाहती है, स्टाफ बढ़ाना चाहती है, सैलरी बढ़ाना चाहती है, पीएफ देना चाहती है कि एसआई कार्ड बनवाना चाहती है, एट्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्या महिलाओं के लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करना चाहती है, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या जो संसाधन है वो क्या चीज़ प्रोवाइड करना चाहती है, ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में बनेंगे। तो ये भविष्य की योजना जो होगी वो एनजीओ के जो बंदे होंगे या जो पर्यवेक्षक होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे, तो आप लोगों से फील कर लेना। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना दोस्तों इसी के अंतर्गत मान्यता या पुरस्कार। यदि दोस्तों उस एनजीओ को कोई मान्यता मिली है कि नहीं, सामाजिक उत्थान के लिए उसको योगदान के लिए कोई पुरस्कार या सम्मान जैसी ऐसी चीज़ें प्रदान किया गया है कि नहीं, यदि किया गया है तो मान्यता या पुरस्कार के अंतर्गत दोस्तों आप उसे मेंशन करेंगे। यदि नहीं तो भी नहीं मेंशन करेंगे दोस्तों कि नहीं कोई चीज़ें ऐसी चीज़ें नहीं मिली है सामाजिक उत्थान के लिए, तो ये भी चीज़ें आप साफ शब्दों में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लिख सकते हैं दोस्तों संबद्धता।
संबद्धता का मतलब ये है कि कहीं ऐसी जो संस्थाएं हैं जैसे परिषद होते हैं, उच्च शैक्षणिक संस्थान होते हैं, नेटवर्क होता है आदि से संबंध, उसका उल्लेख संबद्धताएं में लिखेंगे दोस्तों। ये चीज़ें भी ध्यान में रखना आप लोग। अन्य सूचना, अगर कोई चीज़ें मिल रही है तो आप अन्य नीचे लिखकर अन्य आप लिख दीजिए अन्य कोई सूचना। तो अगर कुछ ऐसे इन चीज़ों के बाहर से भी कोई चीज़ें ऐसे वहाँ के पर्यवेक्षक दे रहे हैं तो आप उसे भी पॉइंट टू पॉइंट के रूप में मेंशन कर सकते हैं, 1 2 3 के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीखने की प्रक्रिया। दोस्तों याद रखना, सीखने की प्रक्रिया में आप क्या लिखोगे कि आपने आज क्या सीखा। मान लीजिए दिव्यांग बच्चों के स्कूल में गए, आप दिव्यांग बच्चों को देखा, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज आपके सामने उभर के आई। जब आप डाटा ले रहे थे पर्यवेक्षक से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी वित्त पोषण से संबंधित, वो बताना नहीं चाह रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको निकल के आएगी सामने। तो जो आप कंपेयर करोगे, तुलना करोगे संस्था की तुलना में, तो उन संस्थानों के बारे में जो भी चीज़ें आपने सीखा है कंपेयर करके, या आपने जब दौरा किया तो आपको आपने क्या देखी कि क्या मजबूतियां रही आपकी, क्या कमजोरियां रही, उन चीज़ों को आप दोस्तों यहाँ पर मेंशन करोगे आप सीखने की प्रक्रिया में, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है एजेंसी का प्रोफाइल, ब्लॉक प्लेसमेंट रिपोर्ट एक जो भरना है दोस्तों, ये पूरी डिटेल आप लिखोगे, ठीक है। इसी को दोस्तों जो MSW की से पुरानी बुक थी उसको कहा जाता था अनुकूलन दौरा। ब्लॉक प्लेसमेंट रिपोर्ट को ही कहा जाता था अनुकूलन दौरा। तो वहाँ पर हम 5 करते थे अनुकूलन दौरा यानी ओरिएंटेशन विजिट। अब हम ब्लॉक प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों एक कर रहे हो तो पूरी इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। यदि दोस्तों आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो पूरी बनी बनाई PDF आपको मिलेगी दोस्तों। आप सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमसे जुड़े तो वहाँ पर आपको सारी जो सुविधाएं हैं सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे। जैसे ही दोस्तों आप एक NGO के बारे में डिटेल पूरा लिख लेते हैं तो आपको 30 दिन का एक ब्लॉक प्लेसमेंट का दौरा स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते थे दोस्तों, MSW की जो पुरानी बुक थी उसमें समवर्ती दौरा कहते थे, और यहाँ पर ब्लॉक प्लेसमेंट दौरा 1 कहेंगे। याद रखना, इसके अंतर्गत दोस्तों मैं सिर्फ आपको एक ब्लॉक प्लेसमेंट के दौरा के बारे में बताऊंगा, प्रोफाइल के बारे में, और वैसे ही प्रोफाइल आपको कुल टोटल 30 यानी 30 जो दौरा करोगे उन 30 दौरा में आप इसको मेंशन करोगे। दोस्तों जब आप शुरू करेंगे ब्लॉक प्लेसमेंट दौरा फर्स्ट, याद रखना दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप मेंशन करेंगे तिथि, कौन सी तारीख को किया। उसके बाद आप लिखेंगे दोस्तों समय होगा, आपने मान लीजिए 9 बजे से स्टार्ट किया 3 बजे तक, तो आप यहाँ पर PM 3 करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा 9 से लेकर 3 बजे तक आपने कार्य किया, तो कुल टोटल कितने आवर हुए, उस आवर्स को आप यहाँ पर लिखेंगे, या 7 या 8 जो भी ईयर्स आपने ईयर काम किया है, अवधि, समय, घंटे, आवर्स, तो आप उसे यहाँ पर दोस्तों मेंशन करेंगे। उसके बाद एजेंसी या समुदाय का नाम लिखेंगे, किस NGO में काम किया है आपने उसका, ठीक है। हालांकि तो आपने जब आप अनुकूलन दौरा किए हैं, आपने स्टार्टेड में जो मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया है, वहाँ पर इसी NGO के बारे में जो ब्लॉक प्लेसमेंट की रिपोर्ट या NGO की प्रोफाइल जो आपने एजेंसी की लिखी है, उसी प्रोफाइल, उसी का नाम आप यहाँ पर दोस्तों मेंशन करेंगे। ये चीज़ें ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों आप उसके बाद पर्यवेक्षक के नाम लिखेंगे। पर्यवेक्षक का नाम यहाँ पर स्टडी सेंटर के जो पर्यवेक्षक होंगे वो नाम लिखेंगे आप, और यहाँ पर दोस्तों एजेंसी पर्यवेक्षक के नाम लिखेंगे जो आपको एजेंसी में प्रोवाइड किया गया है, जिसके देख रेख में आप कार्य कर रहे हैं स्कूल में या किसी NGO में। तो जो भी चीज़ें होंगी उसका पर्यवेक्षक का नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे दोस्तों। अब ये भी मत करना कि 30 डेज एक ही पर्यवेक्षक हो सकता है ना मिले, हो सकता है वो कभी छुट्टी पर हो या अवकाश पर हो या किसी भी गतिविधि या किसी भी कारणवश वो आया ना हो, या मान लीजिए वो छोड़ दिया हो, 2 दिन आपके साथ रहा हो। तो ये चीज़ें याद रखना कि एजेंसी में पर्यवेक्षक जो हैं, जो वहाँ के हेड होंगे या कोऑर्डिनेटर होगा या वहाँ के प्रेसिडेंट होंगे या उसके प्रिंसिपल होंगे स्कूल के, तो वो बराबर आपको चेंज करेंगे। याद रखना ये भी। मान लीजिए अगर स्कूल में गए तो आपके पास 5 क्लासेस हैं, उस स्कूल में 7 क्लासेस है या 8 क्लासेस हैं, तो उसमें दोस्तों क्लास टीचर हो सकता है पर्यवेक्षक के रूप में।
ये चीज़ें याद रखना, या कोऑर्डिनेटर हो सकता है पर्यवेक्षक के रूप में, तो उनका नाम लिखना। देन आपका कार्य या गतिविधि स्टार्ट हो गई। मैंने आपको स्टार्टर में 30 गतिविधियों के नाम बताए थे, तो आप सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर गतिविधि लिखेंगे। गतिविधि का उद्देश्य नोट डाउन कर लीजिए, गतिविधि का उद्देश्य लिखें। दोस्तों गतिविधि के उद्देश्य को लिखने के बाद आप वहाँ पर उद्देश्य लिखेंगे 5-6 पॉइंट में, 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट में लिखेंगे। जैसे पहली पॉइंट, मान लीजिए आपने पहले आप कोई एक्टिविटीज़ कराने गए, क्लास में गए, तो बच्चे जो वहाँ पर सीखने में अक्षम हैं, पहली पॉइंट। दूसरे में सही तरीके सूक्ष्म या गामक गतिविधियों से पेन को सही तरीके से नहीं पकड़ पा रहे हैं। मान लीजिए किसी में कोई प्रॉब्लम है कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ बच्चे जो है समस्या से, कौन सी समस्या हो सकती है, मान लीजिए लिखने में समस्या, पढ़ने में समस्या, बोलने में समस्या, लर्न करने में समस्या, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आपने क्या लिखी, समस्याओं का एक तरीके से आप लोगों ने पॉइंट में लिख दिया। अब आपने उन समस्याओं का जो लिखा, सबसे पहले समस्याओं लिखने के बाद आपने एक गोल बनाया। गोल का मतलब हो गया उद्देश्य। उद्देश्य आपने बनाया कि इस व्यक्ति को पढ़ने लिखने समझने में सक्षम बनाना, तो आपका ये उद्देश्य हो गया। उद्देश्य जैसे ही 3-4 पॉइंट होने के बाद आप शुरू करेंगे कार्यदल अपनी एक्टिविटीज़। अब आपका कार्यदल क्या हुआ कि आप सबसे पहले वहाँ पर शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया और उसकी अवधारणाओं को विकसित किया, वास्तविक चीज़ों से आप रूबरू कराए, आप उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए आपने उसके लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कार के माध्यम से, उसे शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप किस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं वो ये कार्यदल में लिखेंगे। मैंने अब तक आप लोगों को 3 पॉइंट या 3 हेडिंग बता चुका हूँ। चौथी हेडिंग लिख लीजिए, समाज कार्य की तकनीकी क्या होगी। चौथी हेडिंग में आप लिखेंगे दोस्तों, समाज कार्य की तकनीकी में आपने सामाजिक कार्यकर्ता यानी समाज कार्य की जो तकनीकी रही वो पुनर्बलन का रहा, प्रोत्साहित का रहा या व्यक्तिगत रूप से रहा, उन चीज़ों को समाज कार्य तकनीकी बहुत सारी हैं, उन तकनीकों को आप यहाँ पे फॉलो करोगे। जब तक तकनीक नहीं लिखोगे आपकी बुक सही नहीं मानी जाएगी, याद रखना दोस्तों, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो यही चेक करता है कि आपने कितने सही तरीके से समझा है और उसे लिखा है, आपने क्या क्या तकनीकें फॉलो की है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट आप लिखोगे दोस्तों तकनीकों के बाद हेडिंग में अवलोकन। आपने अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो आपको क्या मिला, तो आप सबसे पहले जरूर दोस्तों अवलोकन जरूर लिखेंगे। तो अवलोकन के माध्यम से जो जो चीज़ें आपको पॉइंट मिली है वहाँ पर, तो आप उसे पॉइंट में मेंशन करेंगे अवलोकन को। मान लीजिए आपने ऑब्जर्व किया कि कुछ बच्चे वहाँ पर समस्याग्रस्त जो बच्चे थे, जो समस्या बार बार क्लासरूम में कर रहे हैं, वो सीखने में 60% या 50% ही सक्षम है। तो आप ये चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं अवलोकन के माध्यम से, यानी देखकर आपने अवलोकन किया या ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगले हेडिंग या पॉइंट अवलोकन के बाद आप लिखोगे दोस्तों अधिगम। अधिगम लिखोगे। अधिगम का मतलब होता है सीखना, आपने सीखा कैसे। तो आपको मान लीजिए दिव्यांग बच्चों के साथ आपने अच्छा से काम किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा आप लोगों को उनके साथ कार्य करने में, क्योंकि उन्हें टास्क एनालिसिस यानी कार्य विश्लेषण के माध्यम से उन्हें हर एक गतिविधियों को सिखाने में सक्षम बनाया जा सकता है गतिविधियों से। यदि उन्हें प्रोत्साहित किया जाए तो वो कार्यों में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों वहाँ पर सीखना के बारे में लिख सकते हो, यानी आपने आज की चीज़ें सीखी। और नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग इसके अंतर्गत लिखोगे दोस्तों, हर एक पॉइंट के अंतर्गत भविष्य की योजना। तो आज आपने जो चीज़ें कराया उसके बाद आपने क्या योजना बनाया कि कल से भी आपको ये गतिविधि कराओगे। तो मान लीजिए आपने जो गतिविधि आज बताया है, तो जो भविष्य की योजना बताओगे तो आप वहाँ की जो एजेंसी के पर्यवेक्षक होंगे उन्हें बताओगे कि मैंने भविष्य की योजना, मैंने कल की गतिविधि जो है ये बनाया है, तो आप भविष्य की योजना में इसे मेंशन करोगे, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोस्तों टोटल 30 जो है यहाँ पर कर सकते हैं। सेम पैटर्न मैंने अभी भी बताया, वही पैटर्न आपने लिख लिया होगा, हेडिंग लिख लिया होगा। हेडिंग क्या क्या थी, इतने सारे लिखने के बाद आप सबसे पहले क्या लिखोगे, उद्देश्य लिखोगे, या फिर जो आपके सामने उद्देश्य लिखने से पहले आप एक बार
अवलोकन लिख सकते हैं, या अवलोकन में आप क्या लिखोगे, समस्याएं आपके सामने क्या है, ठीक है, तो ये लिख सकते हो। या तो दोस्तों इन चीज़ों को लिखने के बाद सबसे पहला आप लिखोगे यहाँ पे गतिविधि, और गतिविधि या आज का प्लान के अंतर्गत ये लिखोगे कि आपने प्लान क्या क्या बनाया है, और उस प्लान के बाद लिखने के बाद आपका उद्देश्य आएगा, और उद्देश्य आएगा आपका सिर्फ एक पेज, कि आपने सिर्फ एक ही उद्देश्य बनाओगे, क्योंकि आप वहाँ पर जब मैंने शुरुआत में एक पेज खोला था 30 पे क्रम से लिखा हुआ था, क्योंकि वही लिखोगे, या जो यहाँ पर उद्देश्य होगा यही उद्देश्य आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आप उद्देश्य के बाद आप समाज कार्यदल क्या किया आपने, कार्यदल का मतलब टीम वर्क किया, आपने वर्क कैसे किया, ठीक है, वर्क डन कैसे किया, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे 1 या 2 पैराग्राफ में आप इसे लिखोगे। फिर उसके बाद समाज कार्य की तकनीकी लिखोगे, फिर उसके बाद आप अवलोकन लिखोगे, फिर आप लिखोगे अधिगम यानी सीखना, फिर उसके बाद आप मूल्यांकन भी लिख सकते हो, या तो फिर आप लिख सकते हो भविष्य की योजना। इतनी सारी बहुत सारे पॉइंटें इसके अंतर्गत बनती है दोस्तों, तो कॉमन लिखनी है, ये चीज़ें भी याद रखना, कुछ ज़्यादा हमें नहीं लिखना है कि समाज कार्य तकनीकी तो हमने लिख लिया, उसके बाद क्या आकांक्षाएं हैं, क्या अवलोकनों पर क्या टिप्पणी है, सिंपल हेडिंग में लिखना हो ताकि जो एग्जामिनर हो उसे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। तो सिंपल लिखोगे तो इसे आसानी भी होगी, एग्जामिनर को भी चेक करने में और आपको भी समझने में आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 30 दिन करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आईसी का मतलब इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, इसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिगत सम्मेलन। दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा गया है कि ब्लॉक प्लेसमेंट के दौरान 5 व्यक्तिगत सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, सिर्फ 5 व्यक्तिगत सम्मेलन आप लिखोगे इसमें। दोस्तों व्यक्तिगत सम्मेलन की रिपोर्ट में सबसे पहले आप जब 5 करोगे तो कैसे करोगे, आप लिख लीजिए। सबसे पहले आप दिनांक लिखेंगे हेडिंग में, फिर दिन लिखेंगे, फिर उसके बाद आप स्थान लिखेंगे। स्थान जरूरी है, क्यों, क्योंकि दोस्तों स्थान, आप कौन से स्थान पे व्यक्तिगत सम्मेलन कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको व्यक्तिगत सम्मेलन बता दूं क्या चीज़ है। व्यक्तिगत सम्मेलन दोस्तों ये बेसिकली पर्यवेक्षक, जो आपके क्षेत्र कार्य के पर्यवेक्षक होंगे, जो फील्डवर्क बुक के पर्यवेक्षक हैं, उन पर्यवेक्षक से आप फ़ोन करोगे, या मान लीजिए आप स्टडी सेंटर पे गए, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ से आप समस्याओं का समाधान करो। समझ लीजिए कि आपके पास जब आप क्षेत्र कार्य कर रहे थे 30 दिन का, उसमें एक दिन में आपको एक समस्या आ गई, आप उस समस्या का सामना करने में अक्षम हैं, आप मान लीजिए उस समस्या का समाधान करने में अक्षम है, नहीं कर पाया, तो आप वही समस्या अपनी कॉपी पर लिखिए, यानी और वो समस्या आकर आप या तो स्टडी सेंटर पर, या तो जो 30 दिन वाला जो आपने ब्लॉक प्लेसमेंट किया है उसमें से आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। याद रखना दोस्तों, वो जो होगा ब्लॉक प्लेसमेंट 1 से लेकर 30 डेज़ में, वो ध्यान रखना जो हॉलीडे वाले डेज़ पे नहीं होगा, छुट्टी वाले डेज पे वो नहीं काउंट किया जाएगा, गलत माना जाएगा। और व्यक्तिगत सम्मेलन के दिन आप यहाँ पे जो दिनांक और डे है वो हॉलीडे वाला मेंशन कर सकते हो, क्योंकि जो ओपन से बच्चे करते हैं वो तो सैटरडे संडे ही क्लास लगती है उनकी, तो इस वजह से दोस्तों आप व्यक्तिगत सम्मेलन में डेट और दिनांक, डेट और डे यानी दिन और दिनांक संडे या सैटरडे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद दोस्तों आप समय लिखोगे, कौन से समय आपने इस समस्या का समाधान किया था, कितने मिनट लगे, 30 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 45 मिनट लगा या 15 मिनट लगा, इस तरीके से। फिर आप दोस्तों दिनांक लिख लिया, दिन लिख लिया, स्थान लिख लिया, कौन से स्थान पर किया। फिर उसके बाद दोस्तों पर्यवेक्षक का नाम लिखोगे, आप अपने क्षेत्र पर्यवेक्षक के नाम लिखोगे, एजेंसी पर्यवेक्षक का नाम नहीं लिखोगे, याद रखना। फिर उसके बाद दोस्तों आप अपने बारे में रहने दो, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 4 हेडिंग बताया। उसके बाद दोस्तों जैसे दिनांक, दिन, पर्यवेक्षक का नाम और उसके बाद स्थान, और फिर उसके बाद दोस्तों आप लिखिए व्यक्तिगत सम्मेलन में जो आई समस्याएं, आप यहाँ पर समस्या मेंशन करोगे, ठीक है दोस्तों। समस्या कैसे, जैसे देखिए दोस्तों, जैसे देखिए आप लोग व्यक्तिगत सम्मेलन में आप दिनांक आप मेंशन कर सकते हैं, फिर समय और दिन, फिर स्थान, अध्ययन सेंटर पे, कौन से अध्ययन सेंटर पे जाने, पर्यवेक्षक का नाम। और यदि दोस्तों आप लोगों के पास कार्यकर्ता की जो समस्या होगी,
आप समस्या जो होगी, जैसे मैंने समस्या यहाँ पर लिखा है तो उस समस्या को आप लिखेंगे, फिर उसके बाद आप समस्या का समाधान लिखेंगे। समाधान किस तरीके से किया जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों किस तरीके से उत्तर दिया जा रहा है तो वो समाधान भी आप इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों फिर अगेन जरूरी नहीं एक ही समस्या, देखिए कई समस्या हो सकती हैं। अब एक समस्या में तो 2 पेज तो भरा नहीं जा सकता ना, तो इसलिए कार्यकर्ता से दूसरी भी समस्या पूछो, और उस कार्यकर्ता से जब दूसरी समस्या पूछोगे तो उसका समाधान क्या होगा उसे भी आप नीचे मेंशन करेंगे। आई होप दोस्तों कि आप ये चीज़ें समझ गए। फिर समस्या का समाधान हो गया। देखिए आप कई समस्या, अगर 4-5 समस्या होंगी एक समस्या में तो आप इतनी चीज़ें लिख नहीं पाओगे ना, तो आपको 4-5 समस्याओं का होना जरूरी है, तभी उस समस्याओं का समाधान कर पाओगे, ठीक है ना दोस्तों। अब ऐसा हो भी नहीं सकता दोस्तों कि किसी के पास कोई समस्या ही नहीं हो, समस्या तो बहुत सारी मिलती होंगी फील्ड वर्क जब आप करोगे तब दोस्तों, ठीक है, 30 दिन में। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए बना बनाया तो आप लोगों को सारी पीडीएफ भी आपको मिलेगी दोस्तों। आप सबसे पहले मास्टर ग्रुप से व्हाट्सएप से जुड़े और हमसे संपर्क करें, ठीक है। ध्यान से दोस्तों सुनना कि अगली रिपोर्ट है, अगली इसी में पॉइंट आता है रिपोर्ट सारांश। अब ध्यान देना दोस्तों, रिपोर्ट सारांश में जो 30 दिन का आपने ब्लॉक प्लेसमेंट किया है उसी में से, उसी के अंतर्गत जो ज्ञान कौशल दृष्टिकोण का आधार होगा उनको पैरा में बनाकर या आत्म मूल्यांकन पैरा के बराबर बनाकर पैरा के दृष्टिकोण से ही इसको दोस्तों लिखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। जैसे देखिए अब उस 30 दिन में जब आप करोगे तो आपको एक ज्ञान मिला। ज्ञान के अंतर्गत क्या मिला कि गैर सरकारी संगठन अधिनियम 1960 के तहत एजेंसी में पंजीकृत होती है, तो ये आपको ज्ञान मिल गया, तो आप उसे मेंशन करें। ज्ञान के दृष्टिकोण से ज्ञान हेडिंग डालेंगे आप। पहले तो इस पैराग्राफ इसको आप देख रहे हो 1 पेज, मैं आपको बता देता हूँ 1 पेज हो गया ये। उसके बाद आपका ये 2 पेज, अच्छा 2 ही पेज का है, तो आपको मैं 4 हेडिंग बता रहा हूँ। 4 हेडिंग कौन कौन सी है, देखिए एक पेज पर 2 हेडिंग लिखिए, यह ज्ञान है और कौशल, यहाँ पर ज्ञान लिख दीजिए और इसके बीच में कौशल लिख लीजिएगा। कौशल लिख लिया। अब ज्ञान के अंतर्गत 5-6 पॉइंट है, देखिए ध्यान से सुनिए। क्या आप MSW प्रथम वर्ष के लिए एजेंसी में नियुक्त की गई 2 जागरूकता कार्यक्रम का नाम बता सकते हैं, तो आप 2 जागरूकता कार्यक्रम के आप कौन कौन सा ज्ञान आपके नॉलेज में आया, 2 जागरूकता कार्यक्रम का नाम लिख दिया आपने। एजेंसी 1960 के अंतर्गत आ गया। फिर आपके इस एजेंसी का जो है कार्यरत जो है एजेंसी, अब बात करोगे वहाँ पर लोगों से तो बहुत सारी चीज़ें आपको ज्ञान मिलेंगी, वही ज्ञान आपको ज्ञान में लिखना है। तो फिर कौशल में क्या लिखोगे, तो ज्ञान की बात हो गई, कौशल की बात लिख लो दोस्तों। कौशल में कौशल क्या है, कौशल पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए। कौशल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आप लिखोगे व्यक्तिगत कार्य कौशल, समूह कार्य कौशल, और एक उसके बाद होता है अभियाचना कौशल, और ये सारी कौशलों के बारे में आप उसे मेंशन करोगे। आपने प्रथम वर्ष में अनुभव के आधार पर क्या आप या महसूस करते हैं कि रिकॉर्डिंग यानी अभिलेख पर अत्यंत समय लगता है और अनावश्यक या अनावश्यक अभ्यास है ये, इसके बारे में आपने विचार विमर्श किया, डिबेट किया किसी से, यदि कुछ है तो ये एक्टिविटीज़, ये कौशल, ये टास्क है, इसके बारे में आप यहाँ पे नीचे मेंशन करें, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों आप समाज कल्याण या मान लीजिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि समाज कार्य प्रशिक्षण प्रथम वर्ष के बाद आपके कार्यक्रम आयोजित करने के जो कौशल होंगे वो बेहतर होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में आप कौशल में लिखेंगे। नेक्स्ट में लिखना है दोस्तों आपको, यहाँ पर क्या दिया है, ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, फिर दृष्टिकोण के आधार पर आत्म मूल्यांकन। अच्छा देखिए, दृष्टिकोण के आधार पर एक अभिवृत्ति होती है, अभिवृत्ति लिखेंगे। अभिवृत्ति में क्या, स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को जीवन में कभी खुशी नहीं मिल सकती क्या, तो वो अभिवृत्ति के अंतर्गत लिखोगे। बहुत सारे पॉइंट है। समाज कल्याण संगठन जो है लोगों को सेवा करने के बजाय केवल आर्थिक लोगों के लिए काम कर रहा है। सेवार्थी के साथ जो व्यवहार करते हैं वो व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता का जो दृष्टिकोण है वो गैर व्यावसायिक कार्यकर्ता का दृष्टिकोण समान होता है क्या, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर लिखोगे। दहेज लेन देन की प्रथा उस भारतीय संदर्भ में गैर जो कानूनी है, जो अवैध माना जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, ये एप्टीट्यूड है यानी अभिवृत्ति है, आप इसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे दोस्तों आत्म मूल्यांकन, और इसी को कहा जाता है स्व का विकास।
या आत्म मूल्यांकन लिखो या स्व का विकास। तो आप स्व का विकास में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? स्व का विकास में आप देखो, मैं 30 दिन का बता रहा हूँ, ओवरऑल 30 दिन का सारांश लिखना है और हेडिंग में लिखना है। ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, और उसके बाद अभिवृत्ति होना चाहिए, फिर आत्म मूल्यांकन होना चाहिए। ये सारा चीज़ें होनी चाहिए, तभी रिपोर्ट सारांश सही होगा, वरना गलत हो जाएगा आपका। ठीक है ना? और ध्यान देना दोस्तों कि आपको जो भी चीज़ें लिखनी है वो तरीके से लिखना है, ना कि ये नहीं कि आपको बस एक एक इंच का गैप देना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से नहीं लिखना है। दोस्तों, इस तरीके से बुक बिल्कुल ना लिखेंगे आप लोग। देखिए, एक लाइन ऊपर से छोड़ा गया है, 2 लाइन छोड़ा गया है, फिर उसके बाद देखिए इसके अंदर कितना गैप है, मतलब आप लोगों ने मजाक बना रखा है ना? इस तरीके से बुक लिखा जाता है, इतना गैपिंग। और इसके बाद भी देखो, आप ये बुक लिखने का तरीका, आप इस तरीके से बुक बिल्कुल नहीं लिखेंगे दोस्तों। और देखिए यहाँ से देखो इतने गैप, और फिर उसके बाद बंदे ने जल्दी के चक्कर में देखो यहाँ से छोड़ा एक लाइन और यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू कर दिया। और यदि दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको, और स्क्रीनशॉट लेके पढ़ के देखो एक बार, क्या यह बुक सही भरी गई है? नहीं दोस्तों, याद रखना ये बुक बिल्कुल गलत है। ठीक है? तो आप बिल्कुल इस तरीके से बुक नहीं लिखेंगे दोस्तों, याद रखना। इस तरीके से दोस्तों आप 4 हेडिंग लिखने के बाद तो जो स्व का विकास होगा, मैं अभी भी बिना शर्त स्वीकार देने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे वह जाति धर्म किसी भी का हो। तो ये दोस्तों आत्म मूल्यांकन कर रहे हो आप, अपना मूल्यांकन। मैंने बोला ना, मैं अभी भी बिना शर्त स्वीकृत नहीं कर रहा हूँ, तैयार नहीं हूँ कि चाहे उसकी जाति या धर्म कुछ भी हो। दूसरों के साथ सहानुभूति देने का भावनात्मक परिपक्व और अत्यधिक मानसिक प्रयास चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, आत्म मूल्यांकन के बारे में आप उसे हेडिंग के माध्यम से लिखोगे दोस्तों। याद रखना, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, और 1 इंच का तो बिल्कुल गैप नहीं देना है। और ये नहीं कि आपने एक यहाँ लिखा, आप यार चलो यहाँ पर चल गए यहाँ पे। अगर आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा लिखो कि लगे अच्छा कि हाँ बंदा लिखा है यार। इतना दूर दूर भी मत लिखो, 2 लाइन मत छोड़ दो यार। 2 लाइन छोड़ दिया आपने, फिर तीसरी लाइन से स्टार्ट कर दिया, फिर ऊपर से 4 लाइन छोड़ दिया, नीचे से भी छोड़ दिया, तो नंबर आपको तो मिलना ही नहीं है फिर तो दोस्तों। ये भी याद नोट कर लेना आप लोग। हाँ, एवरेज रहोगे, यदि बुक सही है तो एवरेज रहोगे, अन्यथा तो एवरेज क्या, आपकी बुक वापस कर दी जाएगी। ठीक है? देखिए, फिर उसके बाद क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक द्वारा। अब ये जो क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक है ना, यहाँ पर दोस्तों बुक जो आपने लिखा, मैंने अभी भी उपरोक्त बताया है टिप्पणी सारांश वाला, वो जो क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक होता है वो अवश्य पढ़ता है दोस्तों। ध्यान देना आप लोग, क्योंकि उसमें देखो ज्ञान कौशल दृष्टिकोण के आधार पर जो समग्र आपने टोटल आत्म मूल्यांकन लिखा है, एप्टीट्यूड लिखा, अभिवृत्ति लिखा है, वही सारी चीज़ें तो देखता है। और वो भी होना चाहिए टू द पॉइंट में, कि आपने समझा क्या 30 दिन में। देखो 30 दिन का कोई भी एग्जामिनर इतने दिन तक चेक नहीं करेगा कि लाओ 30 दिन बैठ के वही चेक करूँ आपका, वही लिखो कि मैं बस से गई, बस से उतरा, फिर उसके बाद ये लिखा वो लिखा। ये सारी चीज़ें नहीं चेक करता पर्यवेक्षक। ओवरऑल देखता क्या है कि ज़्यादातर ही बेसिकली लिखा क्या गया है सारांश में, निचोड़ लिखा होगा बच्चे ने वहाँ पर, और जो निचोड़ लिखता है वही सही होता है, तो पर्यवेक्षक उसे जरूर पढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि जो क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक द्वारा व्यापक टिप्पणी जो डाला गया है, जिन पर आपने 30 वर्ग किया है काम, उन सभी चीज़ों का वो मूल्यांकन की जो रिपोर्ट होगी वो इसमें मेंशन करेगा दोस्तों। वो आपको नहीं भरना, ये याद रखना, ये आपको नहीं करना है, ये करेगा क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक। ठीक है? तो आगे चलते हैं। देखिए आपने क्या किया, जांच सूची है आपने यहाँ पर। देखिए क्या कार्यदर्शिका का क्षेत्र या मैनुअल पढ़ा था आपने? हाँ पढ़ा है, यस करोगे। 30 देखो MSWL 013 जमा किया आपने, MSW 013 जमा कर दिया तो यस है। तो देखो मैं अभी तो 14 के बारे में बता रहा हूँ ना, तो अगर आप लोगों को 13 की भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर जाकर उसे भी देख सकते हो। प्रदान किए गए बॉक्स में आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि MSW प्रमाण पत्र चिपकाया है, तो आप बोलो हाँ चिपकाया हूँ। आपको मैंने शुरू में बता दिया। एजेंसी प्रोफाइल तैयार किया आपने? यस तैयार कर दिया। 30 दिन का आपने कार्य किया है? यस, ये भी कर दो आप, सही। 5 IC मतलब अभी बताएं, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, व्यक्तिगत सम्मेलन में भाग लिया था? हाँ। सारांश रिपोर्ट लिखा आपने? यस। प्रदान किए गए बॉक्स में जो ब्लॉक प्लेसमेंट का प्रमाण पत्र है वो चिपकाया गया है? यस। फिर उसके बाद एजेंसी पर्यवेक्षक द्वारा विविध हस्तांतरित मार्कशीट भरी गई है? यस। एजेंसी, हाँ भरा है अभी, मतलब यही जो पीछे वाला मैंने करवाया है, ये इसके बारे में बता रहा है, ठीक है ना, जिसमें आपका नंबर मिला है, पर्यवेक्षक ने दिया है, एजेंसी। ठीक है,
मतलब उन्होंने सिग्नेचर किया है कि नहीं किया, हस्ताक्षर, विविध हस्ताक्षर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एजेंसी पर्यवेक्षक है, एजेंसी पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर है, ठीक है, वो किया कि नहीं किया, तो ये चीज़ें हो जाएगी। फिर उसके बाद अमुख, ये स्व और अमुख पत्र जो सेकंड है MSW का भरा गया है, तो ये दूसरे आगे का पेज है, ये वाला है, ठीक है, ये देखो, इसको पूछ रहा है, इसको बता रहा है, अभी मैं बता रहा हूँ इसको, इसमें क्या है। फिर उसके बाद दोस्तों यस कर दो, इसे भी एजेंसी प्रमाण पत्र भरा गया है, ये भी यस कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 11 यहाँ पर टोटल थे आपके डिटेल। देखिए क्षेत्र कार्य, अब दोस्तों ये है टोटल 200 अंक का ब्लॉक प्लेसमेंट जो है, ये 200 अंक का है, जिसमें क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक जो होगा वो आंतरिक रूप से जो आपका स्टडी सेंटर का है वो आपका 100 में से नंबर यहाँ पर देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये बुक चली जाएगी इग्नू रीजनल सेंटर चली जाएगी, और रीजनल सेंटर जाएगी, वहाँ से एक्सटर्नल मार्क्स मिलेंगे आपको 100 में से, ठीक है। तो नंबर आपको यहाँ से दिए जाएंगे दोस्तों। अभी एजेंसी का प्रमाण पत्र है, आपको मैंने पहले बता दिया, आपने ये सारी चीज़ें फिल करनी है, मैंने पहले ही बता दिया था वहाँ पर, तो इसे भी आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, उसके बाद आपका नंबर हो जाएगा, यहाँ पर नाम हो जाएगा, अनुक्रमांक नंबर हो जाएगा, फिर एजेंसी का नाम हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका नाम, हस्ताक्षर, पता हो जाएगा इस पर, फिर एजेंसी पर्यवेक्षक, एजेंसी पर्यवेक्षक का यहाँ पर नाम हो जाएगा, फिर उसका फ़ोन नंबर हो जाएगा, मेल ID हो जाएगी, ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर तिथि हो जाएगी, आपको यहाँ पर देखिए तिथि है, तिथि हो जाएगी। और इस तरीके से दोस्तों आपका MSW जो 0014 है ये बुक कंप्लीट होती है। यदि दोस्तों कोई डाउट है कमेंट करिए, यदि आपकी इसको PDF चाहिए दोस्तों तो सबसे पहले मेरे WhatsApp ग्रुप से जुड़े और हमें संपर्क करें, ठीक है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।